हेलो स्टूडेंट, आरजेवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य 0 लिखा हुआ है ये पर समाप्त हो सकती है। ये हमको पता करना है कि क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घात n पर शून्य हो सकती है क्या। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। अगर वह 5 से विभाजित होगी तो वह शून्य पर अवश्य समाप्त होती है। अगर वह 5 से विभाज्य नहीं है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। 6 घाते n, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर n यानी घाते n। इसे हम अगर अलग अलग लिखना चाहें तो 2 घाते n गुणे 3 घाते n। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन कौन से हैं। 2 और 3, 2 और 3 के अलावा तो कोई इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इनके जो भी पावर होगी, जैसे हमने पीछे सवालों में देखा था 2 घाते 2 हो या 2 घाते 3 हो, तो ये तो वही संख्या बार बार आ रही होती है। तो जो अभाज्य होगा तो वो 2 और 3 है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में दो और 3 हैं। अब 2 और 3 हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 नहीं आ रहा है और 5 आ भी नहीं सकता है, क्योंकि 6 में 6 के गुणनखंड करेंगे 2 और 3 ही होंगे, इसमें 5 आने की संभावना 0% यानी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आता है 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 नहीं आ सकती। आता है क्या हो जाएगा कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक या प्राकृत एक ही बात होती है, संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य, यहाँ पर पहले 0 लिख सकते हैं ऐसे करके, ये अंक है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इसे देखेंगे, हल करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, दिया है पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे
13 प्लस 13, तो इसमें देख लीजिएगा कॉमन क्या है आपको, 13 यहाँ पर, ये यहाँ तक तो गुणा में है एक, और ये प्लस करके 13 है, तो ये दोनों से हम 13 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 है और प्लस 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 इसका एक गुणनखंड हो गया। जब 13 इसका गुणनखंड है तो यह 13 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, अतः यह भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं इस संख्या का तेरह है एक गुणनखंड है, अतः यह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। यहाँ भी वही देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक सभी गुणा में है और प्लस 5 है, तो 5 यहाँ भी है और इसमें भी है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से भी 5 निकल गया, तो ये बचा। अब इसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ लिख दीजिएगा ये चीज़ कि इस संख्या का 5 एक गुणनखंड है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि यह भी एक भाज्य संख्या है और यह भी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हुआ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि सोनिया को कितने मिनट लगे, 18 मिनट, और रवि को लगे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे सवालों को करना बहुत ही आसान होता है। अब जैसे इसने कहा कि एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए वृत्ताकार पथ है और इस जगह पर दोनों हैं, एक ही जगह चलना प्रारंभ करते हैं, और एक जो रवि सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यानी अब वो कितने चक्कर के बाद, कितने समय बाद, अगर हम ये निकाल लें कितने समय बाद वो फिर से इसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो हम यहाँ हल करेंगे। तो जो इसका हल होगा, क्या होगा हल, 12 और 18 यानी दोनों का
जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, वही इसका समय होगा। यहाँ पर जरा हम इसका एलसीएम निकालें, 18 और 12, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो दोनों को आप गुणनखंड भी इसे निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकाल देते हैं डायरेक्ट। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, कॉमा लगा देंगे, 2 नाम 18, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और ये नहीं कटेगा तो 9 का 9 लिखा रहेगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, जब तक दोनों में 1 ना आ जाए तब तक हमें इसे काटते रहना है। अब जो ये गुणनखंड आए, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, चारों गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 3 12 3 36, 36 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनट में दिया गया था, तो ये भी आपका मिनट में ही आएगा। तो कह सकते हैं अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। यह इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।